नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, सेट और रिलेशन। आज उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पीछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं इस एररलेस बुक है, इसकी एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो इसमें देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है कि ए बी सी 3 समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए इज इक्वल टू बी है, वो ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी और बी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। तब 4 ऑप्शन में से क्या अपना आंसर होगा। तो 3 सेट दे रखे हैं, ए बी सी 3 सेट है अपने पास। कंडीशन क्या दे रखी है कि ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी और बी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए। इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम एग्जांपल ले लें कि ए बी सी के 3 वैल्यू ले ली, या फिर दूसरा हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे बी है यहाँ पे और बी की अपने पास वैल्यू क्या है, सी इंटरसेक्शन ए। जब यहाँ पे सी इंटरसेक्शन ए करेंगे, अब हमें पता है कि अपना इंटरसेक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो यहाँ से कॉम्यूटेटिव लॉ क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज में हमने किया था। तो सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, फिर यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ था, अब एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है इसमें। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि ब्रैकेट है उसको मैं चेंज कर सकती हूँ। पहले यहाँ पे ब्रैकेट थी, उसको मैं यहाँ पे लेके आ सकती हूँ। तो सी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, वापिस सी के इक्वल होगा, और ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए इक्वल होता है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी के इक्वल। तो हमारे पास हम ए सेट लेके चले थे, ए सेट किसके इक्वल आ गया, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, बी। अब ये इतना मैंने आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज हम डायरेक्ट वर्बली यहाँ से कर सकते थे कि बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू हम सी इंटरसेक्शन ए रखेंगे, सी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए इक्वल होता है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल। तो ये विद इन 10 सेकेंड में क्वेश्चन हो सकता है अपना, तो इस टाइप से इसको हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि अपने पास क्या है, 30 स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30 है, जिसमें 12 हैं वो सिलाई करते हैं, 16 हैं वो बौद्ध की विषय पढ़ते हैं, और 18 हैं वो क्या, इतिहास पढ़ते हैं। जो 30 विद्यार्थी हैं वो कम से कम एक विषय तो लेते ही लेते हैं, यानी कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो फ्री नहीं रहता, या तो वो सिलाई का कार्य कर रहा है, या फिर बौद्ध की पढ़ रहा है, या फिर इतिहास पढ़ रहा है। तब कोई भी तीनों विषय को नहीं लेता, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो तीनों को एक साथ ले रहा हो। तब उन विद्यार्थियों की संख्या जो 2 विषय लेते हैं, इसके लिए अपने पास जो टोटल है, यानी कि अब सिलाई को हम ए मानते हैं, बौद्धिकी को बी मानते हैं, इतिहास को सी मानते हैं, तो क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल, अपने पास 30 के इक्वल है। टोटल 30 है, इसके अलावा कोई फ्री स्टूडेंट तो है ही नहीं, तो टोटल अपने पास क्या आ गया, 30। यूनियन का सेट है वो क्या आएगा, 30। और एन ऑफ ए कितना है, 12 है। एन ऑफ बी कितना है, 16 है। एन ऑफ सी कितना है, 18 है। और ये कहता है कि कॉमन, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, वो क्या अपने पास 0 ये ले, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। अपने पास क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला हमने कल किया था, किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ए यूनियन बी क्या है, 30, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे 12 प्लस 16 प्लस 18 माइनस, इन सब की वैल्यू हमें लेती है, इसका मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको z, तो हमें x प्लस वाई प्लस z क्या वैल्यू क्या निकालनी है। उसने कहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या जो 2 विषय लेते हैं,
तो दो दो विषय वाले यही हैं, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू 0 है ही, तो इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगी तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा, ये 10 20 30 और 46 बनेगा, और इस साइड 30 आएगा, तो ये क्या आ गया अपने पास आंसर 16 आ गया। जो दो दो विषय लेते हैं उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 16 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 है, एन ऑफ बी 3 है, एन ऑफ ए इन क्रॉस बी क्रॉस सी है वो 24 है, तो सी की वैल्यू निकालनी है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का फार्मूला किया था कि एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी। तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू अपने पास 24 है, और एन ऑफ ए की वैल्यू 4 है, एन ऑफ बी की वैल्यू 3 इंटू 4 इंटू इसको एम एक्स मान लें तो ये 12 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 आ गई, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि समुच्चय ए बी 2a प्लस 3 2a स्क्र प्लस 3b स्क्र इज इक्वल टू 35, और ए बी किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर के अवयव में। तो अवयवों की संख्या क्या होगी जबकि जेड सभी पूर्णांकों का समूह। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है अपने पास कि ए बी टाइप के एलिमेंट है सच दैट 2a स्क्र प्लस 3b स्क्र इज इक्वल टू 35, और a और b किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में बिलोंग करते हैं। ये हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है कि इस जो समुच्चय ये बनेगा उसमें एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट बताने के कितने एलिमेंट होंगे। अब हम कंडीशन लेके चलते हैं। अगर मैंने a की वैल्यू 0 पुट की, मैंने पुट किया a इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्र 0 हो गया, 3b स्क्र इज इक्वल टू 35, तो यहां से b स्क्र की वैल्यू 35 अपॉन 3 आ गई, जो पॉसिबल नहीं है, यानी कि b है वो z में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से a इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो ये 2 होगा, 35 से 2 गया 33, 33 को 3 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, बट 11 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसलिए b फिर z में बिलोंग नहीं करेगा। अगर a इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो b की जो वैल्यू आती है वो अपने पास रूट 11 आएगी, जो z में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब 1 भी नहीं ले सकते। अगर मैं a इज इक्वल टू 2 लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को माइनस करेंगे 27 आएगा, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9। तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास प्लस माइनस 3 आ गई। अब जब a को मैंने 2 लिया तो a को माइनस 2 लूंगी तो भी यही वैल्यू आई, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो a की वैल्यू 2 भी हो सकती है माइनस 2। अब यहाँ से अपने पास 4 पेयर बनेंगे। जब मैंने 2 लिया a को तो हो सकता है b 3 हो, अगर मैं 2 ले रही हूँ a हो सकता है b माइनस 3 हो, अगर मैं a को माइनस 2 लूँ तो b 3 हो सकता है, a को माइनस 2 लिया तो b माइनस 3 हो सकता है। इस तरह से अपने पास कितने पेयर बन गए, 4 बन गए। इसी तरह से नेक्स्ट अगर मैं 3 पुट करके देखती हूँ इसमें, तो 3 को फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये a इज इक्वल टू 4 लूंगी तो फिर ये सेटिस्फाई करेगा, और b की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1 आएगी, तो a की वैल्यू माइनस 4 पे भी प्लस माइनस 1 आएगी, और a इज इक्वल टू 4 पे भी क्या आएगी प्लस माइनस 1 आएगी। हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी हमारी। तो इसी तरह से 4 पेयर यहाँ पे बनेंगे कि 4 और 1 आ सकता है, 4 और माइनस 1 आ सकता है, माइनस 4 और 1 आ सकता है, माइनस 4 और माइनस 1 आ सकता है। तो अपने पास टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4 ये हो गए और 4 यहाँ से हो गए। टोटल एलिमेंट कितने हो गए अपने पास 8 हो गए। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कि यदि ए सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी में ए बी, तो एफ क्या एक प्रतिचित्रण है, मैपिंग है एक, जिसमें एफ ए टू बी डिफाइन कर दिया है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसका मतलब जो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो किसका आएगा, ए का आएगा, और सेकंड एलिमेंट है वो बी का आएगा।
तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो फर्स्ट में एलिमेंट है वो ए का ही होना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम तो क्या होगा, ए आ गया जो बी का एलिमेंट है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ए क्रॉस बी नहीं हो सकता ये तो। फिर सेकंड में फिर वही ऑप्शन है कि ए पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब थर्ड में देखेंगे कि 1A फिर 1B फिर 2A फिर 2B 3A 3B 4A 4AB, तो ये कंप्लीट हो रहा है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, थर्ड। मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से सिक्स्थ है कि ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके लिए, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या आएगा अपना, मैंने निकाला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा कि सभी एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5। अब बी में क्या रह गया, एक 6 रह गया, तो ए यूनियन बी वैल्यू आ गई अपने पास 6। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो ए यूनियन बी और सी में क्या कॉमन है, हम देखेंगे कि ए यूनियन बी जो हमने निकाला है कि 1 2 3 4 5 6 और सी अपने पास क्या था 3 4 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 में और 3 4 6 में कॉमन क्या अपने पास 3 4 6 कॉमन है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा 3 4 6 आ जाएगा, जो सी के इक्वल है। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन कि x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स वाई, तब ए का घात समुच्चय, यानी कि वो पूछ रहा है पावर सेट क्या होगा। हमें निकालना है कि पी ऑफ ए निकालना है, ए का पावर सेट क्या होगा। तो हम पावर सेट कैसे निकालते हैं कि जो सेट दिया है उसके सभी सबसेट का सेट होता है, वो क्या होता है, पावर सेट होता है। तो यहां से हम इसका अगर पावर सेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक फाई एलिमेंट आता है, एक सेट खुद आता है, और फिर उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये अपने पास क्या बन गया, इसका पावर सेट बन गया, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है। 8 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही संबंध है, 3 1 2 3 दे रखें और ऑप्शन बताने की कौन से ठीक है हमें। तो हम देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट है इसमें। ए बी दे रखा है, देखो फर्स्ट को चेक करती हूँ मैं, इसको हम डायग्राम से करेंगे, वेन डायग्राम से करते हैं। तो a माइनस बी, वैसे हमने ये रिजल्ट भी किया था कि a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b के इक्वल होता है। अगर डायग्राम से देखें तो ये सेट a है, ये सेट b है, तो a माइनस बी कौन सा एरिया होता है, a माइनस बी ये एरिया होता है। तो यहाँ से a में से ये पूरा a था, उसमें से ये इंटरसेक्शन निकाल दिया, तो ये a माइनस बी तो रहेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट है वो सही है। सेकंड लेंगे कि a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, तो हम निकालेंगे ये a सेट है, ये b सेट है, तो a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b क्या होता है, ये इंटरसेक्शन b है, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी ये वाला पोर्शन होगा। अब दोनों का यूनियन क्या होगा, पूरा सेट a होगा या नहीं होगा, ये पूरा सेट a बन गया, तो a के इक्वल तो दे रखा इसने, इसका मतलब ये भी ठीक है। तो अपना फर्स्ट और सेकंड सही हो गए, थर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है दो समुच्चय a और b के लिए a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन x नोट इक्वल टू फाई है, और समुच्चय x के लिए a यूनियन x इज इक्वल टू b यूनियन x है तब। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल टू b आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कि s है वो 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, कोई सेट है, s के डिसजॉइंट उपसमुच्चय डिसजॉइंट सबसेट है अकर्मित युग्म। हमने कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर तो किया था, ऑर्डर्ड पेयर तो हमने किया था कि क्या होता है कि 1 का 1 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, इस टाइप से रिलेशन होंगे, वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सभी के कंप्लीट बन जाएगा इसमें। 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, इस टाइप से रिलेशन क्या होंगे, इसके ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब ये यहाँ पे क्या कहता है कि जो अकर्मित युग्म यानी कि अनऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर में क्या डिफरेंस होता है कि ऑर्डर्ड पेयर है अपने पास, उसमें ऑर्डर मायने रखता है अपना कि 1 2 और 2 1 इक्वल नहीं है,
1 2 और 2 1 क्या होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं है। बट अनऑर्डर्ड पेयर में लेते हैं तो ये चीज इक्वली होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर के जितने एलिमेंट बनते हैं उसके हाफ बन जाएंगे। कितने बनेंगे, उसके हाफ ही बनेंगे। अगर ऑर्डर्ड पेयर में अपने पास 1 1 है, 2 2 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, तो ऑर्डर्ड पेयर में तो ये इसका 1 2 का 2 1 भी आएगा, 3 1 भी आएगा, 1 4 भी आएगा। बट अनऑर्डर्ड पेयर है, उसमें 1 2 है तो 2 1 लेने की जरूरत नहीं है, 1 3 है तो 3 1 लेने की जरूरत नहीं है, 1 4 है तो 4 1 लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब टोटल जो ऑर्डर पेयर होंगे उसमें से हम उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, अक्रमित युग्म आ जाएंगे टोटल। अब देखते हैं कि उसने कहा डिसज्वाइंट और साथ में कह दिया। डिसज्वाइंट का मतलब कि खुद का खुद के साथ नहीं होना चाहिए, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 1 का 2 के साथ बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा, 1 का 4, इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो एक एलिमेंट के कितने ऑर्डर्ड पेयर कितने के साथ, 3 के साथ बन सकता है। तो एक के ऑप्शन अपने पास कितने हैं, 3 के। इसी तरह 2 के लिए कितने ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है, फिर 3 के लिए भी कितने ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है, फिर 4 के लिए भी कितने ऑप्शन है अपने पास, फिर 3 ऑप्शन है। प्लस में एक एम्प्टी सेट भी हो सकता है। और अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये अपने पास टोटल क्या आ जाएंगे, अनऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 81 प्लस 82 बाय यानी कि 41। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन कि ए सेट दिया है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू का मूल है। बी सेट दे रखा है एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मूल है। ये जो फॉर्म है ये अपने पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूची विधि में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वेरीफाई करेंगे कौन कौन सा इसमें ट्रू है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सेट ए। हम सेट ए बनाते हैं। ए क्या होगा, एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस माइनस 1 आएंगी। तो एक 1 प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। अगर बी सेट निकालेंगे तो बी में सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो x की दो वैल्यू आएंगी, 1 1 आएगी, जिसको हम सिंगल 1 भी लिख सकते हैं। ये एक ही चीज है। तो ये अपने पास क्या आ गया, ए सेट बन गया, दूसरा हमने बी सेट बना लिया। तो अब ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, जब ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो 1 आएगा जो कि इसके इक्वल है, बी के इक्वल है। बट इसने ए के इक्वल का है, तो इसका मतलब ये गलत है, नहीं होगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, 5 तो होगा नहीं क्योंकि ए में भी एलिमेंट है और बी में भी एलिमेंट है। तो यहाँ से अपने पास दो एलिमेंट मतलब ए यूनियन बी है, वो ए के इक्वल आएगा, ये भी रॉन्ग है। ए इंटरसेक्शन बी भी 5 के इक्वल नहीं आ रहा, कुछ एलिमेंट आ रहा है इसमें, 1 एलिमेंट आ रहा है। तो तीनों तो ऑप्शन गलत हो गए। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ए यूनियन बी लेंगे वो ए के इक्वल। जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 और माइनस 1 आएगा, जो अगर ए यूनियन बी निकालते हैं तो 1 और माइनस 1 आएगा जो कि ए के इक्वल है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12th। क्या कहता है कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 का सेट है अपने पास। इसमें निर्मित किए जा सकने वाले क्रमिक युग्म एक YZ इस प्रकार है कि y है वो सबसेट है x का, z भी किसका सबसेट है, x का सबसेट है, और y इंटरसेक्शन z है वो क्या है, रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट है। कि हम अगर y इंटरसेक्शन इसमें हम ये लेते हैं कि ये कहता है कि y इंटरसेक्शन z वो क्या है, फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो या तो x का एलिमेंट है वो किस में होगा, जो x की एलिमेंट है, y है वो भी किसका सबसेट है, x का, और z है वो भी किसका सबसेट है, x का। तो x के एलिमेंट किस टाइप से आएंगे, या तो जो x का एलिमेंट है वो y में है या z में या दोनों में नहीं है। तो एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन हो गए, 3 ऑप्शन हो गए हैं। यानी कि 1 या तो y में है, अगर y में है तो z में नहीं है, और z में है तो y में नहीं है, या हो सकता है ना तो वो y में है और ना वो z में है।
तीन ऑप्शन हो गए, ये कंडीशन होगी। या तो वन वाई में होगा, वन वाई में होगा तो इसका मतलब जेड में नहीं है, जेड में है तो इसका मतलब वाई में नहीं है, या दोनों में नहीं है। अपने पास कितने ऑप्शन आ गए, तीन ऑप्शन बन गए इसके। मतलब एक एलिमेंट के पास तीन ऑप्शन है, या तो वाई में आएगा या जेड में आएगा या दोनों में ही नहीं आएगा। तो एक ऑप्शन, एक के पास तीन ऑप्शन है, दो के पास भी इसी तरह से कितने ऑप्शन है, तीन, तीन के पास भी तीन ऑप्शन है, चार के पास भी तीन ऑप्शन है, और पांच के पास भी कितने ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। तो टोटल क्या हो गया, 3⁵ ये अपना आंसर क्या आ गया, बी आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या कहता है कि x इज इक्वल टू 3 मोड 7। इसका क्या मतलब होता है, ये अपने पास मोड फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि अगर हम x को 7 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो रिमाइंडर अपने पास क्या आता है, 3 आता है। या मैं इसको ये लिख सकती हूं कि x में से 3 को माइनस कर दिया मैंने, x में से 3 को बाहर निकाल दिया, तो ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड होगा। क्लियर है कि x में से अगर मैंने 3 को बाहर निकाल दिया तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। या ये कह सकती हूं मैं कि जब x को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल अपना 3 आता है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7p प्लस 3, और p क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अपने पास ऑप्शन क्या आ गया इसका, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आर रिलेशन दे दिया एक, दूसरा क्या दे दिया, एस दे दिया, और इसमें क्या बोला है कि ए सेट है 1 2 3, इस पे दो संबंध बन रहे हैं, एक आर बन रहा है और एक एस बन रहा है। तो हमें आर ऑफ एस निकालना है। इसके लिए देखो कैसे करना है, हमें क्या निकालना है, आर ऑफ एस। आर ऑफ एस निकालना है। आर ऑफ एस का मतलब क्या है, जब हम फंक्शन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। आर ऑफ एस का मतलब है कि आर में एस डालेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर रिलेशन क्या है अपने पास। आर में एलिमेंट क्या है, 1 3 है, फिर 2 2 है, फिर 3 2 है। एस में क्या है, 2 1 है, 3 2 है और 2 3 है। जब हम आर ऑफ एस निकालते हैं तो इसका मतलब है कि हम एलिमेंट 1 2 3 है, इनकी इमेज देखते हैं पीछे से। जैसे 2 की इमेज क्या है, 1 है, मतलब 2 किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ, और यहाँ 1 किसके साथ कनेक्ट है, 3 के साथ कनेक्ट है। तो मतलब 2 किससे कनेक्ट हो गया, 3 से कनेक्ट हो गया। 2 1 के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पे उल्टा चलेंगे, 1 किसके साथ कनेक्ट है, 3 के साथ, तो 2 किसके साथ कनेक्ट होगा, 3 के साथ। यहाँ पे देखेंगे 3 किससे कनेक्ट है, 2 से, और 2 किससे कनेक्ट है, 2 से, तो 3 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 2 से कनेक्ट हो जाएगा। फिर 2 किससे कनेक्ट है, 3 से, और यहाँ पे 3 किससे कनेक्ट है, 2 से, तो 2 किससे कनेक्ट हो गया, 2 से। तो ये अपने पास आर ऑफ एस। इसमें जब निकालते हैं तो पीछे से आगे की तरफ चलते हैं। एस के एलिमेंट देखेंगे कि 2 1 से कनेक्ट है, और 1 आगे 3 से है, तो 2 3 से कनेक्ट हो जाएगा। 3 2 से कनेक्ट है, और 2 2 से कनेक्ट है, तो 3 2 से कनेक्ट हो जाएगा। 2 3 से कनेक्ट है, और 3 2 से कनेक्ट है, तो 2 2 से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, आर ऑफ एस निकाल लिया हमने। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तल में स्थित सभी सरल रेखाओं का समुच्चय एल है तथा संबंध आर एल पर एल्फा रिलेटेड टू बीटा किस टाइप से है कि एल्फा है वो परपेंडिकुलर है बीटा पे, लंब है, एल्फा है वो बीटा पे लंब है। एल्फा बीटा उस सरल रेखाओं के समुच्चय एल में से लिए गए हैं। तो हमें ये चेक करना है कि ये समतुल्य होगा, सममित होगा या सकारात्मक होगा। तो हम क्या चेक करेंगे, समतुल्य, सममित या सकारात्मक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखना है कि हमारे पास क्या है, एल्फा है, सॉरी एल्फा है वो परपेंडिकुलर है बीटा पे। अब मैं एक ये प्लेन लेती हूँ, इस टाइप से अपने पास प्लेन है, कोई किसी तल में बोला है तो ये कोई प्लेन है, कोई भी तल अपने पास, इसमें लाइन है, बहुत सारी लाइन है, खड़ी भी है, तिरछी भी है, सारी लाइन है। बस ये तो सारे के सारे क्या है, इसके
अगर दो दो लाइन को लेते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। बट रिलेशन में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर लेना है कि जो लाइन, एक लाइन दूसरी पे परपेंडिकुलर, वो लाइन हमने लेनी है। तो मैंने ये अल्फा ले ली, ये बीटा ले ली, तो एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब रिलेशन में मैं देखती हूँ, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं समतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं, खुद का खुद के साथ रिलेशन, यानी कि अल्फा का रिलेशन अल्फा से, और रिलेशन क्या है कि अल्फा परपेंडिकुलर होना चाहिए अल्फा के। क्या लाइन खुद के खुद परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, वो तो खुद के ऊपर ही होगी ना, तो परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब समतुल्य तो नहीं है। नेक्स्ट सेकंड चेक करेंगे, सेकंड में क्या देखेंगे कि सममित, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या लेंगे कि अल्फा का रिलेशन अगर बीटा से है, तो इसका मतलब क्या दिया इसने कि अल्फा परपेंडिकुलर बीटा, ये तो उसने दिया है। हमें क्या चेक करना होता है समित में कि अल्फा अगर बीटा से रिलेटेड है तो बीटा भी अल्फा से रिलेटेड होगा। सॉरी, बीटा है वो किससे रिलेटेड होगा, अल्फा से रिलेटेड होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर अल्फा परपेंडिकुलर है बीटा के, तो बीटा परपेंडिकुलर अल्फा, ये तो होगा ही। अगर ये जो अल्फा पे बीटा हमने लंब डाला है, तो बीटा पे भी तो अल्फा लंब है, ये 90 डिग्री का आपस में 90 डिग्री का एंगल भी तो बना रहे, तो इसका मतलब सममित होगा। तो समतुल्य तो है नहीं, सममित है, तो अपना आंसर यहां से क्या बन गया, सममित आ गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिलेशन है वो क्या है, सममित है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। 16 में क्या है कि माना आर समुच्चय एन क्रॉस एन पर संबंध ए बी रिलेटेड टू किस टाइप से, सी डी से, कि ए प्लस डी, कि ए और डी, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका लास्ट एलिमेंट ऐड करते हैं, वो किसके इक्वल है, बी और सी के इक्वल है। ये तो उसने रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब हमें चेक करना है कि आर क्या है, केवल समतुल्य, केवल सममित, केवल सकारात्मक, केवल, या फिर तुल्यता संबंध रखता है। तो हमें चेक करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इसके लिए हम करेंगे तो हमें क्या दिया, क्वेश्चन दिया है 16 क्वेश्चन कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन में कहता है कि ए बी का रिलेशन है सी डी से, ऑर्डर्ड पेयर का, दो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन दे दिया है। वो किस कैसे डिफाइन करता है कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये इस टाइप से। तो हमें चेक करना है कि ये समतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर कुछ भी नहीं हो गया, तो तीनों ही होंगे, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, समतुल्य चेक करते हैं। समतुल्य में क्या चेक करेंगे, समतुल्य में क्या होता है कि ए का ए के साथ रिलेशन, यही चेक करते हैं। ये आर में बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू ए। बट यहाँ पे अभी ये तो एलिमेंट के लिए करते हैं हम, यहाँ पे एलिमेंट ना हो के ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर सेम, कि ए बी का रिलेशन किसके साथ होगा, ए बी के साथ। तो क्या इस टाइप से ये दोनों इक्वल आएंगे, यहाँ पे ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो इसमें क्या करना है हमें, एक में फोर्थ, इसका सेकंड, तो ए प्लस क्या आएगा यहाँ से बी इज इक्वल टू बी और ए, बी प्लस ए, तो ये तो कम्यूट करता है। प्लस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी में क्या, एडिटिव में क्या होता है अपने पास, कम्यूटेटिव होल्ड होता है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल होता है, तो इसको मैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी भी लिख सकते हूँ। तो इसका मतलब समतुल्य तो हो गया। अब नेक्स्ट चेक करना है हमें सममित। सममित में क्या चेक करते हैं कि अगर ये हमें दे रखा है कि ए बी का रिलेशन है किसके साथ, सी डी के साथ, दिस इंप्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये तो होगा, ये तो गिवन है। हमें प्रूव करना होता है कि उल्टा इसका, कि सी डी का भी रिलेशन होगा क्या ए बी के साथ। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम निकालते हैं क्या कि क्या होना चाहिए कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी कि अपना क्या आएगा, सी प्लस बी, फिर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, डी प्लस ए। तो एसोसिएटिव सॉरी
कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड करता है इसके लिए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बी प्लस सी, और इसको ए प्लस डी लिख सकती हूँ। अब यही तो रिलेशन दिया था उसने, तो इसका मतलब क्या हो गया, समित भी हो गया। अब जब दो हो गए हैं तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, उसने 3 ऑप्शन दिए हैं, या केवल समतुल्य, केवल समित, केवल संक्रामक। तो 2 तो हो ही गए हैं, केवल वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया अपना। तो अपने पास क्या आ गया, तुल्यता संबंध। इसका मतलब ये संक्रामक भी होगा। वो करेंगे कैसे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि ए का रिलेशन बी के साथ है, सॉरी ए बी का रिलेशन सी डी के साथ है। दिस इंप्लाइज क्या होगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये गिवन है। ट्रांजिटिव में क्या होता है अपने पास, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि 3 नंबर अगर हम ए बी सी लेते हैं तो क्या होगा कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, तो हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर ये ले लिए, फिर ये अपने पास इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। अब x y z ले लूँ मैं यहाँ पे कि मैंने x y z ऑर्डर्ड पेयर मान लिया कि x को ए बी, y को सी डी, और z की जगह क्या ले लिया, ई एफ ले लिया, ए बी सी डी ई एफ। तो सी डी का रिलेशन किसके साथ, x का y के साथ है, तो y का z के साथ, ई एफ। ये तो गिवन होगा इतना। ये इसका क्या क्या बनेगा, c प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। ये तो अपने पास क्या है, गिवन है, ये तो रिलेशन है, ये है। तो प्रूफ क्या करना है कि इसका रिलेशन इसके साथ होगा, ये y है, ये z है, x का y के साथ रिलेशन है, y का z के साथ रिलेशन है। तो हमें प्रूव करना होता है कि क्या x रिलेटेड टू z है, हमें ये प्रूव करना है कि x का रिलेशन है वो z के साथ है। तो x क्या है, ए बी, z क्या है, ई एफ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम निकालें तो क्या आंसर आएगा अपना कि a का f के साथ एडिशन किसके इक्वल, इसका b का e के साथ, b प्लस ई, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, यही होगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में हम क्या कर दें, डी प्लस कर दें दोनों साइड, या इसमें हम क्या कर दिया, हमने दोनों तरफ डी प्लस कर दिया, ए प्लस एफ प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस ई प्लस डी। अब इसको मैं ए प्लस डी को एक साथ लिख लूं, एफ को एक साथ लिख दिया, और बी डी प्लस ई को भी एक साथ लिख लूं, प्लस में क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ए प्लस डी की जगह वैल्यू क्या है, बी प्लस सी, और इसकी जगह क्या है, प्लस एफ होगा, इसकी जगह वैल्यू है सी प्लस एफ प्लस बी। अब सी से सी कैंसिल हो सकता है, बी से बी कैंसिल हो सकता है, तो एफ और एफ इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या आ जाएगा, एक्स का जेड के साथ भी रिलेशन आ गया, यानी कि क्या बन गया, संक्रामक भी बन गया। क्लियर है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन था अपना वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा उसका कि तुल्यता संबंध रखता है। 16 क्वेश्चन करे थे हम, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है कि आर कोई रिलेशन है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6 समुच्चय ए 3 6 9 12 पर संबंध है। तो संबंध हमें चेक करना है कि तुल्यता संबंध रखता है या केवल समतुल्य सममित है, केवल समतुल्य संक्रामक है, केवल समतुल्य है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये समतुल्य है या नहीं है। तो समतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, सेट को देखते हैं, ए सेट है, इसको चेक करेंगे कि इसके हर एक एलिमेंट का खुद के साथ खुद रिलेशन होना चाहिए। तो 3 का 3 के साथ है, 6 का 6 के साथ है, 9 का 9 के साथ है, 12 का 12 के साथ। तो इसका मतलब समतुल्य तो हो गया ही। तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन, एक ऑप्शन तो अपने पास हो गया कि समतुल्य तो होगा, यानी कि ट्रांजिटिव तो सॉरी रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब नेक्स्ट सेकंड चेक करना है हमें सम्मित, सम्मित होगा या नहीं हुआ चेक करेंगे। सम्मित के लिए हम रिलेशन देखते हैं, यहां तक तो हमें देखना ही नहीं है, इसमें तो इनका रेसिप्रोकल का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे अगर 6 12
एक ऑर्डर्ड पेयर 6 और 12 अगर इसमें आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब उल्टा इसका, यानी कि अगर 6 और 12 आर में बिलोंग करता है तो क्या होना चाहिए, 12 और 6 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। तो इसका मतलब 6 और 12 तो आर में बिलोंग कर रहा है, बट 12 और 6 है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब सम्मित नहीं है। तो सम्मित वाले ऑप्शन तो कट ही गए। तुल्यता संबंध में सम्मित होता है, ये कट गया। इसमें सम्मित है, ये कट गया। अब ऑप्शन 2 रह गया अपने पास, या तो केवल स्वतुल्य होगा या स्वतुल्य और संक्रामक होगा। तो अब संक्रामक चेक करते हैं, उसके लिए देखना हमें इन 4 एलिमेंट को तो देखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से चेक करते हैं 6 और 12 का। उसमें सम्मित संक्रामक में क्या चेक करते हैं कि ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है। तो ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए, वो आर में बिलोंग करना चाहिए। कि अगर ये दोनों आर में बिलोंग करते हैं तो ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो हमें क्या देखना है, 2 कॉमन एलिमेंट देखने हैं, लास्ट इसका लास्ट और इसका फर्स्ट। तो यहाँ पे 6 12 देखें तो 12 फर्स्ट में किसी के में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसको नहीं देखना एक बार। फिर 3 9 देखें तो 9 भी किसी में नहीं आ रहा, इसको छोड़ देंगे। फिर 3 का देखेंगे, 3 और 12 भी फर्स्ट में किसी के नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ दिया। फिर 3 और 6, 3 6 है इसमें, और 6 और 12 भी है, 3 6 भी है और 6 12 भी है। तो इसका मतलब 3 और 12 भी इसमें होना चाहिए। अगर 3 और 12 इसमें है तो इसका मतलब ये ट्रांसड्यू हो जाएगा। ये रहा 3 12 इसमें है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है वो ट्रांसड्यू भी है। तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा कि स्वतुल्य और संक्रामक। क्लियर है। नेक्स्ट हम 18 करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई एक संबंध है जो कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। इसमें कंप्लीट नहीं है, ये क्वेश्चन बताया नहीं है कि x रिलेटेड टू y है। क्लियर करना चाहिए था कि x का रिलेशन किससे है, y से है। तो ये एक संबंध है, हमें क्या चेक करना है कि ये सम्मित होगा, स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x का रिलेशन x के साथ ही चेक करते हैं। तो इसका मतलब इस ऑप्शन में हम y की जगह क्या पुट करेंगे, x ही पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो ये एक्स स्क्वेयर ही तो बन गया। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स यानी कि इक्वल हो रहा है, इसका मतलब समतुल्य होगा, समतुल्य हो गया। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या ये समित भी है। समित चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, समित के लिए हम चेक करेंगे कि x का रिलेशन अगर y के साथ है, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई, ये गिवन है। हमें चेक करना है कि y का रिलेशन भी x के साथ होगा। तो क्या पॉसिबल है, जैसे x को रिप्लेस कर दिया y से, y को कर दिया x से, तो ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई बन गया। बट उसने तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई दिया था, ये तो नहीं दिया उसने ना। ये हम ले सकते, कोई एग्जाम्पल लेके हम इसको रॉन्ग भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब सम्मित तो नहीं है। तो आंसर क्या आ गया अपना, समतुल्य। यहाँ से संक्रामक चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में अपने पास समतुल्य आ गया। अगर तुल्यता संबंध गिवन होता तो हम संक्रामक भी चेक करते और फिर उस पर तुल्यता देखते कि तुल्यता में भी जरूरत नहीं है, सम्मित है ही नहीं, सम्मित कैंसिल हो गया, यहाँ से सम्मित होगा ही नहीं, तो इसका मतलब एक समतुल्य ही होगा, तुल्यता भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है अपने पास। क्या कहता है, माना आर एक संबंध है जो आर से आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इज इक्वल टू ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी आर में बिलोंग करता है, आर का एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ए माइनस बी प्लस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है कि रिलेशन इस टाइप से है कि ए में से बी को माइनस करूं और उसमें रूट थ्री प्लस करूं तो वो एक अपरिमेय संख्या बनती है। तब हमें चेक करना है कि आर क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, समतुल्य होगा, सम्मित होगा या संक्रामक होगा। तो इसके लिए मैं देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, आर रिलेशन क्या डिफाइन किया इसने कि ए बी का रिलेशन इस टाइप से है कि ए माइनस बी प्लस रूट थ्री, ए माइनस बी प्लस रूट थ्री, इसका रिलेशन इस टाइप से आएगा। तो फर्स्ट समतुल्य चेक करते हैं।
समतुल्य चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे कि ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। ए का ए के मतलब इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा तभी समतुल्य होगा। तो मैं अगर लिखूं और ये क्या आनी चाहिए, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ये a माइनस बी प्लस रूट 3 ले तो क्या बननी चाहिए, अपरिमेय संख्या। तो यहां से मैं a का a के साथ रिलेशन इसमें वैल्यू पुट करके देखूं तो a माइनस ए प्लस रूट 3, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया अपना रूट 3 आ गया, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब समतुल्य हो गया। अब मैं चेक करती हूँ कि सममित, सममित में क्या होता है कि अगर a का रिलेशन b के साथ है तो दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए, b का रिलेशन a के साथ होना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है, a और b को रिप्लेस करना है। तो हम चेक करेंगे, अगर वैसे डायरेक्ट मैं इसमें डेफिनेशन में लिखूं तो b माइनस ए प्लस रूट 3, ये हमें नहीं पता कि अपरिमेय होगी या नहीं होगी। ये अपरिमेय भी हो सकती है या परिमेय भी हो सकती है। कैसे, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ये कहता है कि ए बी का रिलेशन आर से है, अगर ए बी का रिलेशन आर से है तो इसका मतलब ए माइनस बी प्लस रूट 3 है, वो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर वो इरेशनल नंबर है तो मैं एग्जांपल लेती हूँ कि ए को मैंने क्या ले लिया, रूट 3 ले लिया, और बी को मैंने कुछ भी ले लिया, 2 ले लिया। सपोज ए को मैंने रूट 3 मान लिया, क्योंकि ए बी किस में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, तो ये रियल नंबर ही ले लिया मैंने। ए क्या ले लिया, रूट 3, और बी को 2 ले लिया। जब ए रूट थ्री लूंगी मैं, तो इसमें अगर वैल्यू पुट करती हूँ रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, तो ये अपरिमेय ही रहेगी, मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। यानी कि ए का बी के साथ रिलेशन तो है, क्लियर है, इस एग्जांपल से रिलेशन ए का बी के साथ रिलेशन तो है, बट हाँ मुझे देखना है कि क्या बी का ए के साथ रिलेशन है। अब मैं इनको पलट दूं, मतलब रूट 3 का 2 के साथ रिलेशन है, अगर लेते हैं हम अपनी डेफिनेशन में डालते हैं तो ये अपरिमेय संख्या बनती है। मुझे क्या चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए, अपोजिट भी होना चाहिए। तो 2√3 मैं अगर लेती हूँ तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूं मैं अगर, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 2, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फेल होगी, ये तो आर में बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि आर में तो क्या, जो सिर्फ अपरिमेय संख्या है वही बिलोंग करती है। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये अपरिमेय आती तो भी आर में बिलोंग करता। इसका मतलब क्या हो गया कि सममित नहीं है। अब सममित नहीं है तो स्क्रमिक चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सब तुल्यता संबंध तो हो ही नहीं सकता, इक्विलेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि इक्विलेंस के लिए हमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, तीनों कंडीशन होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। जो अपने पास सिमेट्रिक था उसमें कंडीशन फेल होगी, तो इसका मतलब ये इक्विलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया अपना, क्या होगा, ये समतुल्य होगा। 19 क्वेश्चन कर रहे थे, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्र माइनस 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0 दे रखा है, और एक्स वाई जो हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो हमें चेक करना है कि जो आर संबंध है वो किस टाइप का है, समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। हमें ये चेक करना है, ये कंडीशन दे रखी है कि x² माइनस 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। हम एक्स वाई की ऐसी वैल्यू पुट करें जिनसे ये वैल्यू अगर 0 आती है, वही एलिमेंट किस में होंगे, आर में होंगे, दूसरे एलिमेंट आर में नहीं होंगे। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे समतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव। तो इसके लिए क्या देखेंगे कि हम x का x के साथ ही रिलेशन देखेंगे कि ये r में बिलोंग करता है या नहीं करता। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, x की y की जगह भी क्या पुट करेंगे, x पुट करेंगे। तो हमने वैल्यू पुट की, तो x² माइनस 4 x इंटू एक्स स्क्र प्लस 3y की जगह x पुट करना है तो 3x², ये कैंसिल होके अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि जो गिवन कंडीशन थी उसको फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये समतुल्य हो गया। अगर सममित देखें, सिमेट्रिक देखें, तो सिमेट्रिक में क्या होगा कि एक्स वाई का अगर रिलेशन है तो y और x का रिलेशन भी होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, यहां से पॉसिबल नहीं होगा इस डेफिनेशन से।
आप कोई भी एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स वाई की दो वैल्यू ऐसी ली जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, बट उसका अपोजिट अगर लें, एक्स को वाई से और वाई को एक्स से इंटरचेंज कर दें। इक्वल वैल्यू मत लेना एक्स वाई की, कोई भी अलग अलग डिफरेंट वैल्यू लेनी है जिससे कि ये तो सेटिस्फाई कर रहा है बट ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब ये सम्मित नहीं होगा। आप ट्राई कर सकते हैं इसको, तो ट्राई करके देखें तो सम्मित नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 21 है कि हमें दे रखा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट और फिर सी का कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू होगी। इसको करेंगे हम ग्राफ से, वेन डायग्राम से करेंगे। डायग्राम में देखते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये ए, ये बी और ये क्या बन गया अपने पास, सी। ए बी और सी, तीन सेट ले लिया हमने। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ये सारा का सारा एरिया आएगा इसमें, ये कंप्लीट एरिया होगा। तो सबसे पहले हमने ये ग्राफ बना लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी का ग्राफ बना लिया। फिर उसके बाद हम लेंगे कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, ए बी सी। इसका देखते हैं कॉम्प्लीमेंट को, एक बार छोड़ दो ऊपर को, सिर्फ अंदर अंदर वाले का ग्राफ देखते हैं क्या बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए तो क्या होगा, ये पूरा एरिया ए आ जाएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि बी को छोड़ने के बाद सारा का सारा एरिया, यानी कॉमन में से ए में से ये वाला एरिया निकल गया, अब बी वाला एरिया निकल गया बाहर। फिर सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सी वाला एरिया भी निकल जाएगा बाहर। तो सिर्फ कॉमन एरिया क्या आ गया अपने पास, ये एरिया आ गया कॉमन, यानी कि ये वैल्यू, ये एरिया कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का एरिया आ गया। बट हमें चाहिए क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इसको छोड़ के ये वाला जो एरिया होगा, जितना भी एरिया ये वाला, ये सारा का सारा क्या होगा, अपना आंसर होगा, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। स्टार वाला एरिया, स्टार वाला एरिया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल का कॉम्प्लीमेंट। फिर नेक्स्ट सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी को छोड़ के, ये वाला सी है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस सी को छोड़ के बाकी सारा एरिया है, ये अपने पास क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट है। अब मुझे क्या देखना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन बनेगा, देखो इसमें तो ये वाला एरिया है और इसमें सिर्फ ये एरिया आ रहा है, मतलब ये बी वाला, ये इतना एरिया दोनों में कॉमन आ गया। अब ये एरिया इन दोनों में कॉमन आ गया, क्यों, इसमें ये ए वाला है वो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, ये इतना एरिया कॉमन हो गया जो सिर्फ बी में है, सी में नहीं है। और यहां से तो तीनों है ही, तो इसका तो जरूरत नहीं, हमें इन दोनों का देखना है। तो अगर इसका कॉमन ग्राफ बनाए, इसका कॉमन ग्राफ बनाए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो कॉमन ग्राफ में कौन सा एरिया होगा अपने पास, ये एरिया आएगा जो सिर्फ और सिर्फ इतना है, सॉरी बी भी इंक्लूड होगा इसका, ये जो है। तो यानी कि बी में से बाहर किसको करना है, हमें सी को बाहर करना है। या फिर मैं ये कहूं, इसको ये कह सकती हूं कि बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, कि बी, ये बी है और सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी को छोड़ के सारा ही होगा, इस सी को छोड़ के ये सारा एरिया सी कॉम्प्लीमेंट होगा। इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में बी और सी का, सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो सिर्फ ये एरिया ही तो आएगा इंटरसेक्शन में, तो ये अपने पास क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन समझ आए होंगे आपको, मैंने कोशिश की है समझाने की। और इनके अंदर बाई ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि हमने एक ऑप्शन चेक कर लिया तो उसमें ऑप्शन कट भी जाते हैं कई बार अपने, तो
ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ये तो मैंने समझाया तो इतना टाइम लगा है। अगर आप इन क्वेश्चंस को 21 के 21 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट वैसे सॉल्व करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो मैक्सिमम 15 मिनट्स में ये 21 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, मैक्सिमम 15 मिनट। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी थ्योरी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सारा आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं और भी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।